गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम दीवानों की हस्ती मतलब भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित दीवानों की हस्ती पद्य के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे थे। बच्चों, उस पद्य में हम पहला और दूसरा पद मतलब प्यारा, पहला और दूसरा पद के बारे में हम समझ लिए हैं और फिर दोनों पद में लेखक जी कवि में क्या समझाने के लिए कोशिश किए हैं। अर्थ भावार्थ के साथ हम अर्थ समझ लिए हैं, भावार्थ भी हम लिख लिए हैं। तो आज हम क्या करेंगे बच्चों, तीसरा और चौथा, तो ये दोनों पद में कवि क्या कहने के लिए कोशिश किए हैं देखेंगे बच्चों। तो देख लो, पहला और दूसरा पद मैं ऐसा ही पढ़ता हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। दीवानों की वह व्यक्तित्व ऐसा होता है, ठीक है। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि तो उन्होंने क्या करते हैं, अपना व्यक्तित्व से सब लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। फिर जाते समय उन्होंने क्या करते हैं, उन सभी लोगों को दुख देकर वहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने कब आए थे फिर कब गए इसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। इस तरह बच्चों पहला और दूसरा पद में लेखक जी हमें क्या किए है, दीवानों की वह व्यक्तित्व के बारे में हमें समझाने के लिए कोशिश की है। आइए बच्चों, तीसरा और चौथा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इधर तो भावार्थ लिखता हूँ, बाद में उसका अर्थ आपको समझा दूँ, है ना। देख लो बच्चों, पहला और दूसरा हुआ है, तीसरा और चौथा पद का भावार्थ देखेंगे हम। तीसरा, किस ओर चले, ठीक है, और यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, वह पद प्यारा। भावार्थ तीसरा, ठीक है, तीसरा पद मतलब थर्ड प्यारा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, मुझे तो बस चलते रहना है। इसलिए मैं चले जा रहा हूं, इसलिए मैं चले जा रहा हूं, इसलिए मैं चले जा रहा हूं। मैंने इस दुनिया से मैंने इस दुनिया से
मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। अब उस ज्ञान को अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। तो ये तीसरा पद मतलब तीसरा प्यारा, इसका भावार्थ है। आप बच्चों एक तरह से देखकर भावार्थ आप लिख सकते हैं। भावार्थ का उपयोग क्या होता है आपको भी पता है। एक बार मैं पढ़ता हूँ बच्चों, जहां आपको समझ में नहीं आता आप देख लो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। तीसरा पद में कवि हमें इस तरह दीवानों की व्यक्तित्व के बारे में समझाने के लिए कोशिश की है। ठीक है, वे हमेशा मन में चलते रहने के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो तीसरा पद है, देख लो बच्चों क्या कहते हैं लेखक जी। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वही कहते हैं लेखक जी। क्या कहते हैं, मैं इस दुनिया से, ठीक है, इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया हूं। वही कहते हैं, देखो उधर, जग से उसका कुछ लिए चले, मतलब ज्ञान प्राप्त किया हूं, और उस ज्ञान को मैं क्या कर रहा हूं, उस ज्ञान को मैं क्या करना है, बाकी लोगों के साथ उस ज्ञान को मैं बांट लेना है। बांटना हंचुವುದು ಅಂತ अर्थ, हाँ, बांटना चाहता हूं, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। कवि इस पंक्तियों से हमें यह जानकारी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कवि कहते हैं, मतलब वे दीवाने लोग हमसे पूछते हैं या हमें उन्होंने आदेश देते हैं कि मुझसे आप मत पूछो। मतलब तो इससे पहला पद में लेखक जी कहते हैं क्या, वे कब आते हैं फिर कब जाते हैं हमें उसके बारे में पता नहीं रहता। ठीक है, और दीवाने क्या कहते हैं, देखो, मुझसे मत पूछो। ठीक है, आप मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, नन्नगे ಕೇಳಬೇಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ। ठीक है, कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है। मेरा मन में मुझे यही एक आदत है, कौन सा, मैं हमेशा चलते रहना चाहिए। ठीक है, चलना ही है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, इस दुनिया में
मैं कुछ ज्ञान प्राप्त किया हूं, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। ठीक है, या बांटना हो, मैं इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया हूं। ठीक है, अब मैं जिस ज्ञान को मैं प्राप्त किया हूं, उस ज्ञान को इस दुनिया के बाकी लोगों के साथ मैं बांट लेना है या बांटना है। इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। बहुत आसान है बच्चों, कुछ कठिनाई नहीं है। अब भारत पढ़े तो पद्य का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, समझ में आ रहे ना। ठीक है, ये तो तीसरा पद है बच्चों, तीसरा पद का अर्थ भी आप समझ लिए हैं। आइए अब चौथा पद में कभी हमें क्या समझाने की कोशिश की है देखेंगे हम। आपको इसमें कुछ कठिनाई हुआ या कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करो, आप मुझे फोन लगा के पूछो बच्चों, मैं उसका अर्थ आपको समझाता हूं। ठीक है, ತಿಳಿಯಲಾರದಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಏನಿಲ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಈಸಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ। चौथा पद में देखेंगे, देखो दो बात कही दो बात सुनी। ठीक है, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चख कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। मतलब इस पद में कवि यह कहने के लिए कोशिश की है कि दुनिया में सुख और कष्ट को हम क्या करना है, समान रूप से स्वीकार करना है। समझ में आ रहे ना। पानी हम जिस तरह पीते हैं, गुंट मतलब गुटुक ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರು ಕುಡಿತಕ್ಕಂತ, हाँ, जिस तरह हम पानी पीते हैं उसी तरह हम क्या करना है, सुख और दुख ये दोनों को क्या करना है, हम समान रूप से स्वीकार करना है। ठीक है, आइए चौथा पद में कवि क्या कहते हैं, पहला हम भावार्थ देखेंगे, बाद में क्या करेंगे उसका अर्थ। दो बात कही दो बात सुनी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो जहां भी जाते हैं वो जहां भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं। लोगों से खूब घुलते मिलते हैं। उसके सुख दुख बांटते हैं। उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों, कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है। सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है। इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को, इसलिए
दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। शांत रहकर सहन कर लेते हैं। बच्चों, तीसरा पद का भावार्थ है, तो एक बार पढ़ता हूं, देख लो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो जहां भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, ठीक है, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। ठीक है, देख लो बच्चों, एक बार आपको यह भावार्थ लिख लिए तो मतलब भावार्थ का महत्व क्या है, आप इससे पहले क्या पद सुने हैं इसमें आप देख लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब चौथा पद देखेंगे हम। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चख कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पीते चले। मतलब हम हंस कर क्या करेंगे, सुख और दुख को पानी के रूप में, जिस तरह हम पानी पीते हैं उसी तरह पानी के रूप में हम क्या करेंगे, सुख और दुख दोनों को शांत रूप से, ठीक है, स्वीकार करते हुए जीवन चलाएंगे। देख लो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम जहां भी जाते हैं या हम कहां भी जिस स्थल में हम जाते हैं खूब घूमते मिलते हैं, मतलब हम सभी के साथ क्या करना है, मिलते रहना है, खुशी से रहना है। उनके सुख दुख बांटते हैं। कभी जिस स्थल पर जाते हैं और मन में क्या सुख है ना, क्या दुख है, सुख दुख को क्या करते हैं, हम लोगों के साथ बांट लेते बांटते हैं। लोग कहते रहते हैं मन में जो दुख होता है दूसरों के पास हम बांट लिए तो वह दुख कम हो जाता है। तो इसलिए या इस उक्ति के अनुसार लेखक जी क्या करते हैं, वो जहां जाते हैं खूब लोगों के साथ बहुत मिलजुल कर रहते हैं और मन में क्या सुख दुख है उसे लोगों के साथ में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। और कवि के लिए सुख दुख दोनों भावनाएं एक समान है। ठीक है, कवि के लिए या कवि के मन में क्या है, दुख और सुख या दुख ये दोनों भावनाएं एक समान है। मतलब कवि इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। तो इसलिए लोग कहते रहते हैं, क्या कहते हैं, जब हमें सुख आता है हम बहुत खुशी नहीं होना चाहिए, जिस तरह या खुशी होना है, सुख जब मिलता है उस समय हम खुशी होना आवश्यक है, लेकिन जब कष्ट आते हैं या दुख होता है उस समय भी हम उसी तरह खुशी से रहना है। ठीक है, उस समय हम हिम्मत न हारना चाहिए। ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆಯೋ ದುಃಖ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅವಾಗ ನಾವು ಧೈರ್ಯಗೆಡಬಾರದು। तो उसे हम दिखाने के लिए कवि कहते हैं कि कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है। ठीक है, इसलिए वे दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। सहन कर लेना मतलब सही सिकोड़ो, इसलिए मतलब सुख और दुख ये दोनों भावनाएं कवि के लिए क्या है, एक समान है। समझ में आ रहे ना? इसलिए कवि क्या करते हैं, दोनों परिस्थितियों को मतलब सुख और दुख दोनों को कवि क्या करते हैं, शांत रहकर उन लोगों दोनों को क्या करते हैं, कवि सहन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यह पद्य का अर्थ आप समझ लिए होगा। तीसरा और चौथा पद्य के मतलब वह पद के प्यारा के भावार्थ, ठीक है, आप लिख लिए हैं, फिर अच्छी तरह से सुने हैं। तो आगे हम और दो पद है, पांचवा और छठवा, तो उसमें कवि हमें क्या समझाने के लिए कोशिश किए हैं, तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।